अब हम स्टेज पर बुलाने जा रहे हैं एक ऐसे फाइनेंस एजुकेटर को जो पैसों की बात तो करते हैं जो होती है कॉम्प्लिकेटेड, बट उससे वो बना देते हैं बिल्कुल सिंपल और इजी. He is the founder of Finance by Sanjay, a leading personal finance platform with a digital family of over 1.4 million followers. Saving, investing, taxation और credit, इन सबको यूथ फ्रेंडली लैंग्वेज में समझाकर he is helping young India build smarter financial habits. Please give a big round of applause for the voice of modern money management, Mr. Sanjay Katuria. Everyone. Mic on? Sorry. Okay, very good morning, Ashik. Good morning. कशा आहेस तुम्ही? मस्त आहेस? मी तुमचा sorry, my mic. Okay, sorry. मी तुमचा समोर उभा आहे. हे माझ्यासाठी खूप गर्वाची गोष्ट आहे. Is my Marathi right? Okay. मेरी मराठी ठीक ठाक इसलिए क्योंकि मैंने मेरी सारी स्कूलिंग बॉम्बे में करी है. तो आपको पता है जब आप एसएससी में होते हैं तो आपको 10वीं तक मराठी पढ़नी होती है. तो मेरे लिए मराठी इज लाइक माय मदर टंग बिकॉज आई लर्नड इट सो वेल. बट यस, अब काफी सालों से दिल्ली में हूं तो उतनी अच्छी नहीं आती, तो आज मैंने सोचा टेस्ट कर लेता हूं. और आपसे अच्छी ऑडियंस क्या हो सकती है जज करने के लिए. तो क्या स्कोर दोगे आप मुझे? 10 आउट ऑफ 10. थैंक यू सो मच. ओके, आई थिंक देवांश ने जो बातें बताई, देवांश ने बताया जल्दी पैसे कैसे कमाने हैं. ठीक है, उसने बताया कि जल्दी हम पैसे कैसे कमा सकते हैं. उन्होंने कहा कि 2 साल में बिजनेस इतना हुआ है. बट एक चीज जो काफी लोगों ने शायद कैच नहीं की होगी उनकी, वो ये है कि ये जो पैसे उन्होंने वो 2 साल में नहीं कमाए या 2 साल में इतना बिजनेस नहीं बिल्ड किया है. उनको 7-8 साल लगे. ठीक है, उनको 7-8 साल लगे. पहले 5 साल की जर्नी में फेलियर, सक्सेस, लर्निंग्स, बैड टाइम्स, गुड टाइम्स, बहुत कुछ देखा. और फिर एक ऐसा मौका आया कि जब वो सारी लर्निंग्स का जो पूरा समावेश है वो उनके फेवर में चला गया और उन्होंने सक्सेस को अचीव किया. ये लाइफ में हर फील्ड में होता है. ये जॉब में भी होता है. काफी लोग जॉब करते हैं, शुरुआत में सैलरी तेजी से नहीं बढ़ती, अचानक से एक ब्रेक आता है और आपकी सैलरी डबल हो जाती है. ठीक है, उसके बाद बिजनेस में होता है. आप सब लोग बिजनेसमैन हैं तो आप जानते हैं बिजनेस में भी यही चीज होती है. बहुत साल तक कुछ ही नहीं होता, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, खर्चे बढ़े जा रहे हैं. अचानक से एक साल आता है, किसी को 400 करोड़ का ऑर्डर आ जाता है, किसी को 150 का आ जाता है, कोई एक्सपोर्ट करने लग जाता है. पर ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप सब पिच पे बने रहते हो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पिच पे बने रहना. देवांश और मैं जैसे कल हम आ रहे थे तो काफी लंबी चर्चा हुई, लक के बारे में एक चर्चा हुई. हम दोनों ने ये बात को एक्सेप्ट किया कि भाई देखो लक तो इंपॉर्टेंट है. अभी मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन में बोला 1.4 मिलियन फॉलोअर्स. एक्चुअली डिजिट्स उल्टे हैं, मेरे 4.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. और ये जो फॉलोअर्स बने हैं ये बने हैं अप्रैल 2024 से. ये जो फॉलोअर्स बने हैं अप्रैल 2024 से. सब पूछते हैं सर क्या ऐसा किया कि आप आए और अक्रॉस बोर्ड 4 मिलियन फॉलोअर्स इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 2 इयर्स. तो हम तो भगवान की कृपा ही कहते हैं कि भगवान की कृपा हुई है. बट उस कृपा के पीछे मेरा 18 साल का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है. उसके पीछे 5 से 6 साल तक एसएमईज को कंसल्ट करना, उनके लिए कंटेंट बनाना, उन सब का एक्सपीरियंस है. वो सारा एक्सपीरियंस का फल मुझे इस 2 साल में मिला है. और इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसा ही कुछ है. ये बहुत सारे लोग चांदी खरीदते थे. कितने लोगों ने चांदी खरीदी हुई थी 10-10 साल से, 8-8 साल से? देखो कुछ लोगों ने खरीदी थी. ओके, सर ने भी खरीदी थी. सब बोले होंगे घर पे सर अरे बेच दो, बेकार चीज है, क्या फायदा है रख के, क्या फायदा है रख के, है ना. हमारे घर की मदर्स जो है वो सबसे अच्छी फंड मैनेजर्स बन चुकी हैं. उनके पोर्टफोलियो ने सबको बीट कर दिया है. हम सब पकड़े कौन सा पेनी स्टॉक पकड़े, कौन सा क्रिप्टो पकड़े, कौन से शेयर में पैसा डाले, ब्रोकर को फोन करे. मम्मी तो जाके हर प्राइस पे गोल्ड ले लेती थी.
लेती रही। आज अगर 10 साल में CAGR देखो तो मम्मी का सबसे अच्छा है। अब बोलो यार, इतने महंगे फंड मैनेजर को पैसा दिया, कमीशन दी, सब कुछ दी, मम्मी बन गई सबसे अच्छी फंड मैनेजर। क्यों? क्योंकि मम्मी कंसिस्टेंट थी, मम्मी डिसिप्लिन थी, और मम्मी ने बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं सोचा। मतलब एक एसेट क्लास मेरे को समझ आता है, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और उस एसेट क्लास का समय आ गया, गोल्ड का समय आ गया, इस साल सिल्वर का समय आ गया। 3 साल पहले, 5 साल पहले कोई सिल्वर लेता था, उसे गाली पड़ती थी, अरे क्या चांदी ले रहा है, पागल हो गया, जहां देख स्टॉक्स ले। और 1 साल में चांदी ने, अभी मैं कहता हूं आजकल की, पिछले साल 2025 में सिल्वर को गोल्ड मेडल मिला है और गोल्ड को सिल्वर मेडल मिला है। क्यों? क्योंकि सिल्वर ने 150% रिटर्न्स दे दिए और गोल्ड ने 70% रिटर्न्स दे दिए। ये सारी चर्चाएं जो है ना, ये रोज रोज की चर्चा, रे अब क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा, इससे वेल्थ क्रिएट नहीं होती। बिजनेस में आप मेहनत करते हो, लगे रहते हो, तो अच्छा समय आता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स में भी आता है। काफी लोग यहां पे अल्कोहल कंज्यूम करते होंगे। कोई करता है अल्कोहल कंज्यूम? किसी ने हाथ नहीं उठाया, देखो सब करते हैं। 50% प्लस लोग करते होंगे, पर नहीं यार, अच्छा नहीं लगता यार। चलो ठीक है, तो जो लोग करते हैं वो मन में रखें कि करते हैं। बट आपको पता है, जब अल्कोहल या विस्की की जब डिस्टिलेशन होती है तो वो बड़े क्रूड फॉर्म में होता है, बेकार फॉर्म में होता है, टेस्टलेस, जिसे एक लोकल लैंग्वेज में ठर्रा कहते हैं, राइट? मौसम्बी, ठर्रा, ये जो टर्म्स यूज होते हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वो छोटी सी बॉटल 50 रुपए में भी आ जाती है, 20 में भी आ जाती है, 100 में भी आ जाती है। बट अगर इसी चीज को एक ओक के कास्ट में रख दिया जाए, ठीक है, और उस ओक के कास्ट में रख के 12 साल तक उसको वहां पे ठहरने दिया जाए, तो वो बन जाती है जैक डैनियल्स 12 ईयर, शिवास रीगल 12 ईयर, ग्लेनलिवेट 12 इयर्स। मेरे को सिर्फ ब्रांड पता है, मैंने मैं पीता नहीं। वो एयरपोर्ट पे जाओ तो दिखते हैं सब। और क्या हमें कंटेंट चाहिए होता है, तो हम हर चीज को काफी ऑब्जर्व करते हैं। तो शिवास रीगल की 12 इयर्स की बॉटल का मैंने भाव पूछा, तो पता चला अराउंड एयरपोर्ट पे 3,500-4 हजार रुपए की है। ठीक है जी। फिर देखिए मेरे को एक शिवास रीगल 18 ईयर बॉटल, ठीक है, शिवास रीगल 18 इयर्स बॉटल देखी, मैंने उसका प्राइस पूछा, तो वो थी सीधा 9,000 रुपए की। मैंने यार ऐसा क्या हो गया, 12 साल की जो बॉटल है वो तो 4,000 रुपए की है, सिर्फ 6 साल जोड़ने पे ये डबल से ज्यादा हो गई। फिर मैंने पूछा, फिर देखा एक बॉटल पड़ी थी 25 साल, 25 साल उसको मतलब ओक वुड में रखा हुआ, वो उसमें कास्ट में रखा हुआ था। उसका भाव पूछा तो वो निकली 25,000 की, 20-25 हजार की। नहीं ये क्या हो गया, 18 साल तक जो बॉटल पड़ी थी वो 9-10 हजार की, 7 साल और जुड़ गए तो 15,000 और जुड़ गए। और गाइस यही एग्जैक्टली होता है इन्वेस्टमेंट्स में, यही एग्जैक्टली होता है कंपाउंडिंग में। और कुछ लोगों को लगे ना कि यार वो 25 साल वाला स्वाद लाने के लिए मैं काम करता हूं, मैं ये कास्ट उठाता हूं और एक जोर जोर से हिलाता हूं उसको, दम 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 हिलाता हूं, तो शायद हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि 25 साल वाला स्वाद 12 साल में आ जाए, या कुछ लोग तो उम्मीद करते हैं 25 साल वाला स्वाद 1 साल में आ जाए। नहीं आएगा, नहीं आएगा, उल्टा जो वो अंदर पड़ी हुई है वो खराब हो जाएगी। तो वेल्थ क्रिएशन इज लाइक दिस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटिंग अ विस्की, कि उसको पड़े रहने दो, चलते रहने दो। चार्ली मंगर जो वॉरेन बफेट के पार्टनर थे, वो कहते थे द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। आप में से कितने लोग यहां पे इन्वेस्ट करते हैं? ओके, वापस ध्यान से सुनना क्वेश्चन। आप में से कितने लोग यहां पे इन्वेस्ट करते हैं? आधे हाथ नीचे हो गए, आधे हाथ नीचे हो गए। क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं करते, आप ट्रेड करते हैं। आप 100 रुपए का शेयर लेते हैं, सोचते हैं मैं अगले दिन 120 में कैसे बेचूं। इससे वेल्थ नहीं बनती है। 7वीं कक्षा में स्कूल में एक फॉर्मूला सिखाया गया था, वो फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट का। याद है फॉर्मूला? किसी को याद है? नहीं है?
नहीं, ओके। तो फॉर्मूला था A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू n। ठीक है, सिंप्लीफाई करूंगा, डोंट वरी, मेरा काम ही वही है। प्रॉब्लम ये थी कि उस दिन फॉर्मूला सिखा तो दिया, समझाया नहीं कि कंपाउंडिंग के 3 कंपोनेंट होते हैं। हम कितना पैसा डालते हैं, वो पैसा कितना रिटर्न्स कमाता है, और वो कितनी देर के लिए कमाता है। ये 3 चीजें, सिर्फ 3 ही चीजें। हम कितना पैसा डालते हैं, वो कितना रिटर्न्स कमाता है, और कितनी देर के लिए कमाता है। Am I right? ये बात समझ आ गई? Yes, no? यार ये ऐसी ऑडियंस, yes, no? परफेक्ट। अब हम में से सब लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि रिटर्न्स ज्यादा हो जाए। यार कोई ऐसी चीज बताओ ना कि 50% साल का रिटर्न बन जाए। कोई ऐसा स्टॉक बताओ ना कि जिसमें 1 साल में डबल हो जाए पैसा। जबकि रिटर्न्स इज द ओनली थिंग जो हम कंट्रोल ही नहीं करते। ये तो वही बात होगी कि उस कास्ट को उठाया और जोर जोर से हिलाने की कोशिश कर दी कि भाई जल्दी जल्दी विस्की जो है अपने टेस्ट को पकड़ ले। अब वेल्थ कैसे क्रिएट होती है उसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर 30 साल पहले आपके परिवार में किसी ने 10 लाख रुपए की जमीन ली होती तो आज वो 10 करोड़ की होती। यस नो? आप खुश होते इस बात से? यस नो? ठीक है। 30 साल पहले अक्टूबर 1995 में एक म्यूचुअल फंड आया, उसका नाम था निप्पॉन इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड आता है तो वो 10 रुपए का होता है। उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू आज एनी गेसेस कितनी होगी? 30 साल हो गए। 30 साल पहले जमीन का तो याद है ना आपको, 10 लाख का 10 करोड़ हो गया। बताओ कितनी हो सकती है? 500 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए? एनी गेसेस? कम ऑन। 4700 रुपीज। यानी कि अगर आपने उस दिन 10 लाख रुपए उस म्यूचुअल फंड में डाले होते तो आज वो क्या होते? 47 करोड़ रुपीज होते। और उसका एनुअलाइज्ड रिटर्न है 19%, मात्र 19%। 19% रिटर्न्स पे आपका ग्रोथ कितना हो गया? 465 टाइम्स। तो गाइस, वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अबाउट रिटर्न्स, वेल्थ क्रिएशन इज ओनली अबाउट टाइम। आप कितना समय देते हो उसी में वेल्थ क्रिएट होती है। और हमारे लिए सारी हैवी लिफ्टिंग जो है वो टाइम करने को तैयार है, पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम टाइम देने को तैयार नहीं। चाहे बिजनेस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, सब कुछ अभी के अभी चाहिए। वो सिंघम की तरह हो गया ना, अभी के अभी, है ना, अभी के अभी नहीं होगा। लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना पड़ेगा। वॉरेन बफेट 60 इयर्स तक अपनी कंपनी के सीईओ थे। उन्होंने जब कंपनी पिकअप करी थी, उन्होंने जब बर्कशायर हैथवे को पिकअप किया था, एक शेयर की वैल्यू $19 थी। आज पता है कितनी है? $7.5 लाख। $7,50,000 का एक शेयर है उनकी कंपनी। अगर आपने उस कंपनी में 1000 रुपए की एसआईपी की होती, 1000 रुपए की कह रहा हूं, तो 60 साल में आपने उस कंपनी में 7,20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते। कितने? 7,20,000। उसकी वैल्यू पता है आज कितनी होती? 750 करोड़। 750 crores, 1000 रुपए पर मंथ फॉर 60 इयर्स। पर 60 इयर्स है किसके पास? हमें तो अभी के अभी। सो पहला रूल इन्वेस्टिंग का है कि आपको लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस बनाना है। यू हैव टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस। नहीं तो आपको मजा तो बहुत आएगा पर असर नहीं आएगा। वो एक एड थी ना कि आपको मजा चाहिए कि असर चाहिए, विको टर्मरिक की। तो आपको मजा बहुत आएगा, बहुत धमाल आने वाला। अरे शेयर ऊपर चला गया, अरे नीचे चला गया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोल पंप खड़ा कर दिया सबकी जगह, वेनेजुएला से पेट्रोल ले लिया, इधर से पेट्रोल ले लिया। मजा बहुत आएगा, पैसा नहीं बनेगा। तो अब डिसाइड करो क्या चाहिए, मजा चाहिए कि असर चाहिए? तो असर चाहिए तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। सेकेंड रूल ऑफ क्रिएटिंग पर्सनल वेल्थ, फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म,
सेकेंड इज डाइवर्सिफिकेशन. सेकेंड रूल इज डाइवर्सिफिकेशन. मैंने पिछले 10 साल में एक एनालिसिस किया, ठीक है, 12 साल का एनालिसिस किया, 2013 से लेकर 2025 तक, और अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो मिक्स रखे. जैसे मैंने कहा, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो मैं 60% इक्विटी में डाल देता हूं, 20% गोल्ड में डाल देता हूं, 20% डेट में डाल देता हूं, या फिर 50-30-20 सब करके देख लिया. मजेदार बात यह है कि जो पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा बार जीता, वो पता है कैसा पोर्टफोलियो था? 1/3 इक्विटी, 1/3 गोल्ड और 1/3 डेट, यानी कि एफडी या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और ये सब. 1/3 इक्विटी, 1/3 गोल्ड और 1/3 डेट. इस पोर्टफोलियो ने सारे पोर्टफोलियोज को पिछले 12 साल में बीट कर दिया. अब इसमें क्या दिमाग लगा बताओ? अपन फंड मैनेजर के पास जाते हैं, फंड मैनेजर पूरा सोचता है, वो 32% में इधर डालूंगा, 5% इधर डालूंगा, 6% इधर डालूंगा. आपने कहा सिंपल डाइवर्सिफिकेशन, इक्विटी, डेट, गोल्ड. और इस पोर्टफोलियो ने सारे पोर्टफोलियोज को बीट कर दिया ओवर लास्ट 12 ईयर्स. तो सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है डाइवर्सिफिकेशन. जब भी आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. और डाइवर्सिफाई क्यों करना पड़ेगा? उसका कारण है. उसका कारण यह है कि एक एसेट क्लास हर साल रिटर्न्स नहीं देगा. कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं है जिसने पिछले 15 साल में हर साल पॉजिटिव रिटर्न दिया. एक भी ऐसा एसेट क्लास नहीं. ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना इक्विटी, ना कुछ भी नहीं. पर कोई साल अगर आपका माइनस चला गया उस एसेट क्लास में, तो आप उसको छोड़ दोगे. अरे यार, ये तो पिछले साल इसने रिटर्न्स नहीं दिया है, ये मजा नहीं आया निफ्टी 50 में यार, ये मिड कैप ने तो धोखा दे दिया है यार, ये स्मॉल कैप मैंने कहा था ना पैसा नहीं बना के देंगे. प्रॉब्लम होगी यहां पे. आप में से कितने लोग ऐसे बोलते हैं एक दूसरे को? यस नो? तो भाई नहीं समझ आ रहा, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई करो. अब डाइवर्सिफिकेशन को इस तरीके से देखिए कि ये आपके खाने की थाली है. जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप खाने में सिर्फ चावल खाते हैं? यस नो? सिर्फ चावल खाएंगे, या सिर्फ दाल खाएंगे, या सिर्फ सब्जी खाएंगे, या सिर्फ रोटी खाएंगे, या सिर्फ अचार खाएंगे, या सिर्फ गुलाब जामुन खाएंगे? सब कुछ खाएंगे ना? दैट्स इट. तो व्हेन यू लुक एट डाइवर्सिफिकेशन, यू लुक एट क्रिएटिंग अ थाली. आप अपने लिए एक थाली बनाइए जिसमें इक्विटी भी होनी चाहिए, जिसमें गोल्ड भी होना चाहिए, जिसमें सिल्वर भी होना चाहिए, जिसमें डेट भी होना चाहिए. और अगर आपको हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करनी है तो गुलाब जामुन भी चलता है. थोड़ा बहुत आपने क्रिप्टो, स्टार्टअप्स, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो आपकी बन गई एक बढ़िया सी थाली. अब आपको फोमो नहीं होगा. अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं. मैं पिछले 2 साल से चांदी लगातार खरीद रहा हूं. पिछले 2 साल से मैं चांदी लगातार खरीद रहा हूं. मेरे पोर्टफोलियो में चांदी 5% था. अगर मेरे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हैं तो समझिए 5 लाख रुपए चांदी में थे. अब वो 5 लाख इस साल 10 लाख बन गए. मेरे पूरे पोर्टफोलियो का 5% पोर्टफोलियो ने 100% रिटर्न दे दिया. और जिस वजह से मेरे पोर्टफोलियो ने टोटल में मिला के 20-25% का रिटर्न दे दिया. अब जो पुअर मेंटालिटी होगी वो क्या सोचेगी? अरे सर, इससे अच्छा तो पूरा चांदी में डाल देते ना. तो सर आप सोचो, आपका 1 करोड़ जो है वो 2 करोड़ हो जाता. पर चांदी 30-30, 40-40% गिरी भी है. उन्होंने बहुतों के घर बर्बाद भी किए. तो इसीलिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में फोमो नहीं होना चाहिए. पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में बैलेंस होना चाहिए. जैसे आप एक आहार पे बैलेंस रखते हैं. अब आप 10 गुलाब जामुन तो खाओगे नहीं एक थाली में, ठीक है, या फिर सिर्फ दाल तो खाओगे नहीं. इसी तरीके से जब आप अपने लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको पोर्टफोलियो को हमेशा बैलेंस्ड रखना चाहिए. तीसरा, तो हमने समझा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, हमने समझा पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाना है. तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गलती ना करना. अभी देवांश भी बोल के गए थे कि भाई मिस्टेक्स कम होनी चाहिए, क्योंकि कम मिस्टेक्स होती हैं तो आपका राइज करने का चांस ज्यादा होता है. इसका उदाहरण देता हूं. मेरा एक फ्रेंड है, उसने पिछले
काफी सालों से चांदी इकट्ठी करी। चांदी की मैं ज्यादा बात कर रहा हूं क्योंकि चांदी फ्लेवर में है इस टाइम, और मेरे पास इंफॉर्मेशन भी यही है। तो बहुत चांदी इकट्ठी करी, करीबन 10 किलो के आसपास चांदी इकट्ठी करी। फिर उसको मिला उसका एक फ्रेंड, और वो फ्रेंड जो है वो एमसीएक्स में ट्रेड करता है। आपने सुना है एमसीएक्स का नाम? कमोडिटी मार्केट्स। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। बोला यार तू क्या कर रहा है यार, तेरे पास इतनी चांदी है, तू 10 किलो चांदी से 100 किलो चांदी में ट्रेडिंग कर सकता है। सोच अगर तूने सिर्फ 10% प्रॉफिट बना लिया तो तेरी चांदी तो डबल हो जाएगी। इसको भी लगा हाँ यार मैं तो गधा हूं, इतने साल से मेहनत करके 10 ही किलो चांदी बनाई, या तो मैं फास्ट फॉरवर्ड 10 किलो चांदी बना सकता हूं। भाई ने जाके 10 किलो चांदी का 100 किलो चांदी का फ्यूचर्स खरीद लिया। 100 किलो चांदी का जाके फ्यूचर्स खरीद लिया, और चांदी उस दिन 5% गिर गई। दिवाली का टाइम था, सबको पता है दिवाली के अगले दिन चांदी बहुत बुरी तरह क्रैश करी। दिवाली का टाइम था, भाई का दिवाला निकल गया। 5 किलो चांदी एक ही दिन में साफ हो गई। 5 kg सिल्वर एक ही दिन में उसको लॉस हो गया, एक दिन में, मतलब कुछ घंटों में राधा। जो चांदी बनाने में उसको 5-10 साल लग गए थे, उसमें से आधी चांदी उसकी 15-20 मिनट में खत्म हो गई। और ये गलती हम लोग सब करते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा ट्रेड करेंगे या हम कुछ ऐसा लेके आए हैं भगवान से, हमारे पास ऐसी ताकत है कि जो मैं पैसा डालूंगा मेरी चांदी डबल हो जाएगी। तो गाइस, थर्ड थिंग विच यू हैव टू अवॉइड इन वेल्थ क्रिएशन इज टू नॉट मेक मिस्टेक्स। एंड इफ यू मेक अ मिस्टेक इट शुड बी वेरी स्मॉल। जितनी छोटी गलती करोगे उतनी जल्दी आप उभर जाओगे उस मिस्टेक से। बिजनेस अलग होता है, बिजनेस आपके कंट्रोल में होता है। थोड़ी बड़ी गलती होगी मैनेज कर सकते हो, पर इन्वेस्टमेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है। आज तक वो लाइन याद रहती है ना कि इन्वेस्टमेंट्स मार्केट जोखिम के अधीन है। इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज ट्रेड केयरफुली। तो थर्ड थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर इन वेल्थ क्रिएशन कि हमें कम से कम गलतियां करनी है। अगर हम कम गलतियां करेंगे तो हम फिर भी 95% लोगों से ज्यादा अच्छा कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट्स में। तो दैट इज द थर्ड थिंग। एंड फोर्थ थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज यू शुड रीबैलेंस। जब भी आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आपको उसको रीबैलेंस करना चाहिए। अब रीबैलेंस का मतलब क्या है? इस साल चांदी ज्यादा चली गई, चांदी बेच के आपने इक्विटी में पैसा मूव कर दिया। इस साल इक्विटी ज्यादा हो गई, इक्विटी से मूव करके पैसा आपने सोने में डाल दिया। अगर आप इस तरीके से पोर्टफोलियो को थोड़ा थोड़ा रीबैलेंस भी करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बहुत स्मूथ होगी, बहुत इजी होगी। और आपका अगर आपने 15% रिटर्न ऑन कैपिटल भी बना लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स, ट्रस्ट मी, पूरे भारतवर्ष में आपके टॉप 0.1% के रिटर्न्स होंगे। मतलब पूरे भारत में उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं होंगे किसी के जितने आपके हो जाएंगे इफ यू आर एबल टू मेक 15% रिटर्न्स फॉर अ स्पैन ऑफ 30 इयर्स। एंड इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। एक चीज और इसमें इमोशनल मैं आपको बताऊंगा कि इमोशन कंट्रोल क्या होता है। आपने ये स्टेटमेंट सुना, किसी ने अगर 10 साल पहले सोना लिया होता 1 लाख का तो आज वो 5 लाख का होता। राइट? ये सुना है, लिंक्डइन पे पोस्ट आते हैं बहुत सारे। एनीवन? ठीक है। और फैक्ट भी, अगर 1 लाख का सोना लिया तो 5 लाख हो क्या होता आज? ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि किसी ने अगर 1 लाख का सोना लिया होता और फिर वो 1.25 लाख गया, कुछ नहीं किया, फिर वो 1.5 लाख गया, कुछ नहीं किया, फिर वो वापस 1 लाख आया, कुछ नहीं किया, फिर वो 75,000 गया, कुछ नहीं किया, फिर वो वापस 1.25 लाख गया, कुछ नहीं किया, फिर गया वो 1.5 लाख, 2 लाख चला गया, कुछ नहीं किया, फिर 2 लाख से वापस 1.75 आया, कुछ नहीं किया, फिर 1.75 से 3 चला गया, कुछ नहीं किया, और आज वो 5 चला गया, कुछ नहीं किया। तब उसका 1 लाख का सोना 5 लाख का होगा। अगर रोज वो हमारी तरह ग्रो की ऐप पे जाके, जीरोधा की ऐप पे जाके, धन की ऐप पे जाके दे, मैं तो 1 लाख का खरीदा था, 1 लाख बेच 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 बेच, तो उसका 1 लाख का सोना 5 लाख का नहीं होता।
इन्वेस्टमेंट्स में आपको इमोशनल कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाओगे तो भाई एफडी कर लो, शांति में रहोगे, मजे में रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख के इन्वेस्टमेंट किया तो 100% आपका पैसा खराब होगा। मैं पिछले ऑलमोस्ट 18-19 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, 2006 से, अब तो 20 साल हो गए। मैंने हर चीज करके देख ली, जो हर लीगल सट्टा था खेला है मैंने, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, एमसीएक्स, स्टॉक मार्केट, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, और सब कुछ जो आप सोच सकते हो, जो आपने वर्ड सुने होंगे, सब करके देखा है। आपको पता है मेरी सबसे बड़ी वेल्थ कहां से क्रिएट हुई है? म्यूचुअल फंड से। ना ऑप्शन से, ना स्टॉक से, ना फ्यूचर ट्रेडिंग से, ना ही कोई एमसीएक्स से। मेरी वेल्थ क्रिएशन 100% म्यूचुअल फंड से हुई। और इसलिए शायद सही कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो गाइस सिंपल है, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको सबसे पहली चीज अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, और उसके बाद रिबैलेंसिंग करनी है। अगर हम ये स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो आपको वेल्थ क्रिएशन से कोई नहीं रोक सकता। इसमें एक मजेदार एनेक्डोट देता हूं। आपको पता है यूएस में एक रिसर्च हुई और पता किया गया कि किसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए हैं यूएस में। पता है आंसर क्या निकला? काफी लोग बोलेंगे वॉरेन बफेट हो सकते हैं, फंड मैनेजर्स हो सकते हैं, राइट? आंसर पता है क्या निकला? नर्सेस। सर ये नर्सेस ने सबसे अच्छा रिटर्न्स कैसे कमा लिया? उनको तो आता ही नहीं फाइनेंस, क्योंकि नर्सेस रात को काम करती हैं हॉस्पिटल में, सुबह सो जाती हैं। सुबह जब मार्केट ओपन होता है वो सो रही होती हैं, तो वो एक्शन ही नहीं लेती। और 40 साल तक जब आप एक्शन लेते ही नहीं हो कोई, तो आपकी वेल्थ अपने आप ही कंपाउंड कर जाती है। तो गाइस, पैसा डालो, लंबे समय के लिए डालो, रोज रोज मत देखो, ऐप को डिलीट कर दो। मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरे समय ऐप होती नहीं थी 2006-08 में। अगर वो होती तो शायद मैं इतना अच्छा इन्वेस्टर नहीं होता। आज है, आज मेरे में कंट्रोल है, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। बट अगर पहले दिन से मेरे पास ऐप होती तो शायद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो अगर आप लोग नए हो इन्वेस्टमेंट में, आप इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट ऊपर नीचे जाती रहेगी, ये जाती रही है। 2008 का क्रैश आया, 2020 का क्रैश आया, सब आके चला गया, फिर भी वेल्थ क्रिएट हो गई। So thank you so much guys. With this I'll take your leave. Thank you. All right, so I must say what an insightful session it was. एक बार संजय सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज definitely I had personally learned something that how the investment should go, and I'm sure we have so many questions and which will be addressed by Sanjay sir. संजय भाई आप छा गए। Thank you. संजय भाई छा गए हो तो तालियां बजाइए जोर से। तो संजय भाई ये जो कॉमन आदमी की बात करते हैं, बिजनेस वाइज, पर्सनल इन्वेस्टमेंट वाइज, कॉमन बंदा होता है वो काम में, बिजनेस में, जॉब पे जाता है, पुट्स 24 hours, but when it comes to personal financing they spend 0 time, and that's what he talks about. तो मैं आपको 3-4 रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा संजय भाई। तो पहला क्वेश्चन होगा, वन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स मिसअंडरस्टैंड। One investment product they misunderstand. I think future and options. जो आपने अभी हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि ये this is a ticket to quick money. कितने लोग एफएनओ करते हैं यहाँ पे वैसे? कितने लोगों ने एफएनओ से पैसा बनाया कंसिस्टेंटली? एक हाथ दो, एक हाथ दो। तो आप सोच सकते हैं ना, रूम फिल ऑफ 250 people, one person has made money. और सेकंड क्वेश्चन होगा, हाउ मच एंटरप्रेन्योर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड टेक अ रिस्क? आपके पास 1 लाख रुपया है, जैसे आपने फ्यूचर का बोला, तो आप 50 लाख लगा सकते हो। हाउ मच इज द रिस्क एपेटाइट दैट वन शुड टेक? See, I think entrepreneurs जो एक गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने बिजनेस के पैसे को अपना पैसा मान लेते हैं और अपने पैसे को बिजनेस का पैसा मान लेते हैं। Am I right? बहुत कम लोग होंगे जो अपने आप को सैलरी देते हैं। अपने आप को सैलरी नहीं देते हैं लोग। लोग सोचते हैं मेरा ही तो पैसा है यार। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका बिजनेस का स्केल है उसके हिसाब से आपको अपने आप को एक सैलरी देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी 2 लाख रुपए महीने की सैलरी जस्टिफाइड है तो आप अपने आप को 2 लाख की सैलरी दो।
आपको लगता है 50,000 की जस्टिफाइड है तो 50,000 की दो और उसमें से इन्वेस्टमेंट करो. सो बिकॉज सी बिजनेस इज अनसर्टन बट यू हैव योर पर्सनल गोल्स. आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी करनी है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बहुत कुछ करना है, रिटायरमेंट चाहिए. बट बिजनेस इज अनसर्टन. तो हर बार जब आप बिजनेस कर रहे हो तो अपनी इनकम उसमें से निकालो. देखिए सैलरी लेना और साइफनिंग करना तो अलग चीजें हैं. लोग साइफनिंग करने लग जाते हैं. साइफनिंग नहीं करनी है, सैलरी लेनी है कि मेरा हक अधिकार का जो पैसा है वो मैं लूंगा. और किसी के पास 50 लाख रुपया है, so for the status purpose should you buy a fancy car and show up everybody? Yeah, we should invest. देखिए सर, हमारा समाज ना बड़ा इंटरेस्टिंग है. हमारा समाज क्या रिवॉर्ड करता है कि देवांश अगर 21 साल की उम्र में घर खरीद लेता तो इसके आजू बाजू वाले लोग पार्टी करते हैं, अरे देखो देवांश क्या सक्सेसफुल हो गया है ना, है ना. वो लोग अरे BMW ले ली, पर वो सब उधार है. दैट द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही हमारे पास पैसा आता है हम एसेट नहीं बनाते, हम लाइबिलिटीज बना लेते हैं. थोड़ा पैसा है, अरे घर ले लेते हैं EMI पे. अरे थोड़ा पैसा है तो स्टेचर बदल देते हैं, मारुति से BMW चल लेते हैं. अरे वेल्थ को टाइम दो, क्रिएट एसेट्स फर्स्ट, लेट दोस एसेट्स वर्क फॉर यू एंड लेट देम क्रिएट इनकम फॉर यू टू बाय दीज लाइबिलिटीज. तो अगर आपके पास 50 लाख पड़े हैं ना, प्लीज FD में डाल दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार गाड़ी वाड़ी मत लो शुरू में. बहुत अच्छा है. So keep that in mind. You know that money that you don't have something, whether it's a fancy car or a bike or whatever, to appeal to your neighbors or whoever in the community. Your appeal is to grow that money and bring your happiness with your family. It's not to please your neighbors or envy your neighbors. तो point बहुत बढ़िया है. और हमारे एंटरप्रेन्योर्स आपने देखा 50 लाख से 500 करोड़ तक है. जी जी. और शाम को आने वाले वो $1 बिलियन में है. जी. तो एक या दो चीज जो फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिकली फॉर ईयर 2026 एज ए डिफरेंस. मैं वन थिंग आई टेक आउट द लीव फ्रॉम देवांश व्हाट ही सेड. जो उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको मैं थोड़ा आपके भाषा में सरल करने की कोशिश करता हूँ. हमारे यहाँ जो व्यापारी लोग हैं ना, वो इन्वेंट्री रखते हैं, सबको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है. तो इन्वेंट्री जब हम रखते हैं तो हमारा फंडा बड़ा सिंपल है, जो है वो बिकता नहीं, जो बिकता है वो है नहीं. Am I right? वापस सुन लो, जो है वो बिकता नहीं और जो बिकता है वो है नहीं. कस्टमर आता है, जो चीज उसको चाहिए, अरे वो तो स्टॉक में नहीं है. कितने लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, स्टॉक आउट हो जाता है, ठीक है. और पड़ा हुआ सामान 6-6 महीने से वो बिक रहा नहीं है. इतने ये भी काफी लोगों के साथ होता होगा. तो सर पहली चीज एक व्यापारी को समझना चाहिए कि सेल्स इज नॉट सेल्स, इन्वेंट्री इज सेल्स. सेल्स इज नॉट सेल्स, इन्वेंट्री इज सेल्स. अगर आप अपनी इन्वेंट्री ठीक कर लोगे तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बहुत जबरदस्त हो जाएगी. आप सप्लायर के साथ नेगोशिएट कर पाओगे, आप जो है बेटर बिजनेस कर पाओगे, मार्जिन्स बेटर कर पाओगे, कैश फ्लो बेटर कर पाओगे. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. एक सर बॉडी बिल्डर है, बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर है, उसको सांस आनी बंद आ जाए, क्या वो जिंदा रहेगा? यस नो? अरे जोर से बोलो भाई. नहीं रहेगा ना. हमारा बिजनेस भी ऐसा है, बिजनेस प्रॉफिटेबल बहुत है पर कैश फ्लो नहीं है, तो क्या बिजनेस जिंदा रहेगा? बिल्कुल नहीं. नो. बिजनेस में कैश फ्लो पे फोकस है. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर व्यापारी के पास अपने अगले 3 महीने का डिटेल्ड कैश फ्लो होना चाहिए. चाहे आप एक्सेल यूज कर लो, चाहे पेपर पेंसिल पे लिख के अपनी जेब में रख लो. देखिए आप जब गाड़ी चलाते हैं रात को तो क्या हेडलाइट बंद करके चलाते हैं, चालू करके चलाते हैं? क्यों नहीं बंद करते? बंद कर दो यार. तो जब आप बिजनेस कर रहे हो तो 3 महीने की हेडलाइट तो चला लो. So these two things I would request everyone to correct: inventory management and cash flow projection. ये 2 चीजें आपके पास होनी ही चाहिए. बहुत अच्छा बोला संजय भाई. अमेजिंग प्रैक्टिकल गाइडेंस. अगर ऑडियंस में से लास्ट सवाल कोई पूछता है तो उसको अवार्ड मिलेगा, बट यू हैव 1 minute बट ओनली 1 क्वेश्चन. whoever raises the hand first. I think इधर से हैंड आया था. वो आया था, फिर वो आया था. हाँ. So only 1 question. So can we give him the mic? In the back. Hi, both the Sanjay bhais. So thanks a lot for the update. कि wealth हो, Jack Daniels हो या business हो, आपको लगे रहना पड़ता है, आपको टिके रहना पड़ता है. Life is a test match. You have to wait for a right ball to score runs. So my question is, अभी SIF
करके जो अप्रूव हुआ है उसके ऊपर आप क्या थ्रो करते हो लाइट? See, SIF is a product which has minimum of 10 lakh rupees of investment. Correct. मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट एकदम नया है, इसकी कोई एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क नहीं है हमारे पास या परफॉर्मेंस नहीं है। तो मेरे भी जितने इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ भी इन्वेस्ट करते हैं, हम सबको अभी मना कर रहे हैं कि आप SIF में पैसा मत डालो। और मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूं कि निवेशक को कभी SIF और PMS में पैसा नहीं डालना चाहिए। मैंने कोई भी SIF PMS वाला हैप्पी नहीं देखा है। आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालिए, और अगर आपको ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट होराइजन चाहिए जो स्टॉक मार्केट से अलग है, तो आप AIF में पैसा डालिए। पर AIF का मिनिमम 1 करोड़ रुपया होता है। उसमें आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलती। सो यू शुड ईदर इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, एंड इफ यू वांट एक्सोटिक इन्वेस्टमेंट्स यू शुड मूव टू AIF। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, SWP के बारे में आप क्या बोलेंगे? SWP का तो मैं नेशनल ब्रांड एम्बेसडर हूं भाई। करेक्ट। अरे इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? हाँ? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। SWP was ये आपका टॉपिक है तो इसके ऊपर प्लीज थोड़ा सा। I think SWP is the most powerful way to create passive income for yourself. और ये बड़ा सिंपल है कि आपके पास बाल्टी में पानी है, ऊपर नलका है, नलके से पानी आ रहा है, और आपने बाल्टी में छेद कर दिया। अगर आपके छेद में से पानी कम जा रहा है और ऊपर से पानी ज्यादा आ रहा है, तो आप पानी पी भी पाएंगे और बाल्टी भरती भी रहेगी। That is the concept of SWP. It's like pension, but it has a potential of growth because it is still invested in equity markets. तो अगर equity markets आपको 12-14% रिटर्न देता है और आप उसमें से 6% ले लेते हो, still your money will compound by 8% per year. Thank you so much. So once again, on behalf of each and everyone present here, a huge, very big thanks to Mr. Sanjay Katuria sir. Thank you so much. संजय Who's वी आर this? लविंग यू। Thank you. नासिक Thank you में so हो जाओ much. भाई। तुमचा खूप आभार. Thank you. Chaliye, a huge round of applause everyone. Thank you so much. Thank you so much sir.